क्वेश्चन देखते हैं बेटा आज। देखो, इसने बोला है कि रिएक्शन है बेटा N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड गिव्स आउट 2NO2 प्लस हाफ O2। इसने कहा ये रिएक्शन है बेटा इफ गिवन, या इफ लिख लो, इफ द rate of disappearance of N2O5 is 6.25 into 10 raised to power minus 3 mole per liter per second, then calculate the rate of formation of NO2 and O2, and also calculate the rate of reaction। करो ट्राई, करो बेटा मीशा, फास्ट। हाँ बेटा, आंसर आया किसी का? भैया रेट ऑफ रिएक्शन 6.25 into 10 raised to the power minus 3 है। दोबारा बोलो कितना है? यही वैल्यू भैया जो हमें N2O5 के लिए रखी है। हाँ ठीक है, यही है, शाबाश। अच्छा, रेट निकाल लिया है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है। स्कूल में हो गया बेटा क्वेश्चन, ये पेपर, ये चैप्टर हो गया आपका अमीशा? कौन सा सॉल्यूशन भैया? नहीं, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। हाँ भैया साथ में चल रहा है। अच्छा, ये तो करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन या नहीं करें? अच्छा स्कूल में भैया? हाँ स्कूल में कह रहा हूँ। नहीं अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है भैया। कोई नहीं, ठीक है। अब आप कौन सा चैप्टर चल रहा है फिर स्कूल में आपका? लास्ट टाइम भैया सॉलिड स्टेट ही चल रहा था। अच्छा, उसके बाद छुट्टियां होगी। कितने चैप्टर हो गए आपके? सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट भैया। ठीक है, कोई नहीं। जब जब आपके स्कूल खुलेंगे ना, इतने हम ट्रैक पे होंगे, इतने इतने हम काफी आगे होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा फिर परेशानी नहीं होगी। NO2 का भैया ये 12.5 into 10 raised to the power minus 3। into 6.25 into 10 to the minus 3 sir. ठीक है, देखो। Rate of हाँ the formation of ठीक है, रीवा आप बताओ बेटा आंसर। अगले वीक से ट्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं बेटा क्या रहेगा, अगर कुछ ऐसी परमिशन मिलती है, कुछ ज्यादा नहीं रहा तो कर लेंगे ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। देखते हैं क्या बोल रहेगा। रहे थे, कह रहे हैं कि मतलब होंगे। चलो देखते हैं, जैसा भी होगा, जैसे जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा बेटा। अच्छा, हाँ आयुष तो इसलिए नहीं आया क्योंकि आज उसे दिक्कत है कोई। वंश भी नहीं आया। वंश कहाँ है भाई? शशिकांत वो 2 दिन आता है, 1 दिन गायब हो जाता है, कहाँ रह रहा है वो आजकल? बाद में
नहीं थी, वो बाहर गया हुआ कहीं, उसका मैसेज आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा, चलो ओके। आप गांव में हो या? भैया O2 का हाँ बेटा, O2 का बताओ। गांव में। 3.125 into 10 raised to the power minus 3। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अरे बाकी कहाँ हो आप लोग भाई? बाकी तान्या, निशिता, अभी आप कहाँ हो भाई? पुलकित, हम्म, ये दो तीन बच्चे के अलावा कोई जवाब देता ही नहीं आजकल। कहाँ हो आजकल भाई तुम लोग? सागर, सागर, लिखते भी हो कॉपी के अंदर साथ के साथ, या बस वैसे ही बैठ के देखते हो सिर्फ लेक्चर्स को? नोट्स पे तो इस चैप्टर की। लिखते हैं भैया। करता हूँ बेटा, करता हूँ, भेजता हूँ। एक बार टाइम लग रहा है वो ये वैसे करने कैमरा में। ऑन करवा के देख लो बेशक। अच्छा अंकुर, चलो कैमरा। सागर आप बताओ, आप कर रहे हो? हाँ भैया। हाँ भैया। इतना सुस्त है। वरुण बेटा आप बताओ। चलो देखो कैसे निकालेंगे। रीवा बेटा आपका आंसर नहीं आया ना? रिया बेटा आपका आया? भैया आ गया मेरा। आ गया, चलो अच्छी बात है। आपका बेटा NO2 का तो आ गया। NO2 का कितना आया? 1.25 into 10 raised to the power minus 2 और O2 का 3.125 into 10 raised to the power minus 3। अगर जिसका ये आंसर आया ना, उसकी अच्छी खासी तैयारी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ना जेई जेई का क्वेश्चन है बेटा ये, प्रीवियस ईयर जिस बुक से मैं दे रहा था, प्रीवियस ईयर जेई में से निकला हुआ क्वेश्चन है ये। तो अगर आप लोग कर पा रहे हो ना, तो कोई मुश्किल नहीं है वो। मतलब आप लोग कर पा रहे हो, इसका मतलब ये, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत है। कंपटीशन एग्जाम कोई ऐसा थोड़ी ना होता कि वो कहीं और मतलब दूसरे देश से या दूसरे प्लेनेट से क्वेश्चन देते हैं उठा के। देखो इधर, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन का लिखने का तरीका क्या है? 1/1, रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन आएगा, डेल्टा N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस 1/2, कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? डेल्टा NO2 डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस, अब देखो 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा बेटा। हाँ भाई बोलो जल्दी से। जब 1/1 अपॉन 1/2 हाँ क्या भैया। होता है आपका? तो 2/1 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहीं लिख दूं, कोई परेशानी तो किसी को? अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो किसी को परेशानी तो नहीं यहाँ पे कि ऊपर 2 कैसे नहीं लिख दिया भैया। ये? क्योंकि ये इनवर्स हो गया इस वजह से। डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। अब आपसे एग्जामिनर ने क्या दिया है? आपको किस चीज की वैल्यू दी गई है? डेल्टा N2O5 की वैल्यू दी गई है, माइनस इसकी वैल्यू दी गई है। मतलब आपको इसकी वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है आपको? 6.25 इंटू 10⁻³ आपसे पूछी किसकी गई है? आपसे पूछी गई है डेल्टा NO2, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये किसके इक्वल होती है बेटा? अगर मैं, मुझे ये पूछा गया है, ध्यान सुनो, मेरे को ये पूछा गया, लेकिन इसके बारे में मेरे को क्या पता है कि रिलेशन ऑफ ऊपर से देखो, इन दोनों कंपेयर कर सकता हूं मैं, इन दो कंपेयर कर लूं तो यहां से क्या लिख सकता हूं? 1 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ डेल्टा NO2 गिव्स आउट डेल्टा T। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? देखो ये रही, वरुण दिख रही है बेटा? हाफ NO2 डिवाइड बाय डेल्टा T। ये 2 अब कहाँ चला जाएगा? इधर। तो क्या हो जाएगा मेरा ये? 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻³ डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T। बताओ, सॉल्व बताओ कितना आया? 12.5 into 10⁻³ भैया। कुछ गलती होगी क्या हमारी यहाँ से? भैया नेगेटिव नहीं लिया। नेगेटिव तो ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? और तो कोई गड़बड़ नहीं है भैया। हमसे NO2 के बारे में पूछा, तो फिर आंसर आपका 1.25 कैसे आया है? अच्छा ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ओके। 6.25 इंटू 2 कितना आया ये?
12.5 12.5 इंटू 10⁻³ -3। अच्छा माइनस क्या कह रहे थे आप अंकुर? बेटा माइनस के देखो ये पूरा माइनस के साथ ही तो इसकी ये वैल्यू है, क्योंकि रेट तो कभी नेगेटिव अच्छा होता ही नहीं है। तो ये ठीक आंसर है आया भैया, मोल ओके। पर लीटर पर सेकेंड। हाँ कुछ बच्चे आप ये बोलना चाह रहे थे तो ये भी ठीक है। 1.25 कितना हो जाएगा ये आपका -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताओ भाई ये सॉल्व हुआ? और देखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, बताओ बेटा जल्दी से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भैया। हो गया। अब आगे देखो दूसरा रिलेशन हमें क्या पता है, चेंज इन NO2 अपन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू चेंज इन O2 गिव्स अबाउट चेंज इन टाइम। देखो इन दोनों को कंपेयर किया, आप देखो ध्यान से। अब की बार बेटा मैंने इन दोनों रिलेशन को कंपेयर किया एक साथ। अब NO2 की वैल्यू आपने निकाली खुद, कितनी आई? अच्छा एक काम और कर सकते हो आप कंपेयर एक और देखो, आप इसकी बजाय आप इसको भी तो कंपेयर कर सकते हो। ये लो आप इसे कंपेयर कर लो तब भी आंसर सेम आएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप -डेल्टा N2O5, आंसर सेम आएगा बेटा, कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी इच्छा है किसी भी तरीके से करो, आंसर चेंज नहीं आएगा। एक तरीके को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं लेकिन आंसर चेंज नहीं आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी। अब मेरे को निकालना क्या है, सिर्फ ये वाली वैल्यू निकालनी है मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी कितना आ जाएगा डिवाइड 6.25 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा ये आपका 3.125। -3 और यूनिट साथ लगाओगे बेटा, देखो आपका आंसर यहां से भी यही आएगा। अच्छा आपका मन कर रहा हम तो यहां से निकालें, देखो आपने अभी इसकी वैल्यू निकाली, ये अगर आप इतना करके आओगे तो भी ठीक है बेटा। ध्यान रखना सेकंड पार्ट का, आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 अब ये भी करके आओगे तो भी ठीक है। दूसरे तरीके से चाहो दूसरे तरीके से कर लो। अब आपकी मुझे एक बात हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन कितनी आई N2O5 की, तो आप ये लिख सकते हो हाफ इंटू 1.25 या 12.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 बाय डेल्टा टी। तो यहां से भी आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आने वाला बेटा 12.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2, ये तो एज इट इज और इसके नीचे 2 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर सेम आएगा, कितना 3.125 इंटू 10⁻³ बोलो बेटा। और यूनिट आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो जल्दी से। नहीं है भैया। चलें अब आगे, हाँ भैया। चलें। हाँ अभी आप बताओ निशिता, कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो। चलो भैया। पायल बेटा आप बताओ। नहीं भैया डाउट नहीं है। आप में से कौन बच्चा आज क्लास के अंदर नहीं है? मेरे को एक बच्चा कम लग रहा है, हर्ष नहीं है ना आज क्लास के अंदर? चलो कोई बात नहीं, देखो ओके। अब देखो ध्यान सुनना बेटा, अब पढ़ना है हमें टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान सुनना, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो वैसे तो 3 टाइप के होते हैं लेकिन आप जो पढ़ोगे जनरली आप 2 टाइप के पढ़ेंगे हम। एक है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा पढ़ोगे आप इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक इनिशियल रेट भी होता है लेकिन जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की हमें। तो अब बात करते हैं पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो आपने जो अभी इससे पहले पढ़ा ना वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ा। इससे पहले जो हमने पढ़ा
वो क्या पढ़ा हमने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ा हमने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मतलब है, देखो एवरेज का मतलब है आपने ये चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही क्या आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब जो इससे पहले आपने पढ़ा है ना, वो मैंने आपको पहले ही क्या करा दिया शुरुआत में ही, एवरेज। जो इससे पहले हम पढ़ते हैं वो क्या आपका एवरेज है। क्या मतलब, अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जैसे एग्जांपल के साथ समझ। अच्छा उससे पहले एक चीज और समझते हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर ए से बी कन्वर्ट हुआ है तो मुझे बताओ ए खत्म हुआ है, ए की वैल्यू इंक्रीज हुई है टाइम के साथ या डिक्रीज हुई है। टाइम टी Decrease इज हुई इक्वल है टू भैया। 0 पे सपोज करो इसके 100 मोल थे, तो बी के उस टाइम पे 0 थे। टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे इसकी कितनी होंगे 100 माइनस मान लो 20 डिक्रीज हुए तो ये कितने बनेंगे 20 बनेंगे। क्या इस बात से सेटिस्फाई हो। तो मुझे एक बात हाँ बताओ, भैया। तो टाइम के साथ इसकी वैल्यू कितनी होगी 80 होगी। नेट तो आपको 4 सेकंड के बाद तो ये आपको 80 मिलेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ बताओ रिएक्टेंट में कैसा होगा, आपके पास दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, तो मुझे ईमानदारी से बताना कौन सा ग्राफ है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या सिर्फ कंसंट्रेशन लिखता हूं मैं यहां पर भी लिखता हूं कंसंट्रेशन, यहां नीचे लिखता हूं टाइम, यहां पे भी लिखता हूं टाइम। मैंने एक ग्राफ बनाया है ऐसे, एक ग्राफ बनाया ऐसे, तो बताओ आपके हिसाब से कौन सा रिएक्टेंट है कौन सा प्रोडक्ट का है। बताओ ए और बी में से कौन सा रिएक्टेंट का है कौन सा प्रोडक्ट का है। वो सोच, ए वाला तो भैया प्रोडक्ट है और बी वाला रिएक्टेंट। शाबाश। देखो ध्यान से सुनना जो मैं समझाने वाला हूं अभी। मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन 100 मोल थी, देखो ध्यान सुनो, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी थी 100 थी। ये टाइम है, यहां टाइम इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। आप मुझे एक बात बताओ, टाइम के साथ देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कैसे हो रही है, नहीं समझ में आया, देखो कैसे, ध्यान से देखना किस तरीके से डिक्रीज हो रही है। आप चेक करो एक सेकंड के बाद वैल्यू कितनी हुई, कम हुई या ज्यादा हुई। मुझे बताओ एक सेकंड पे वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई। फिर देखो टाइम कम टी, हुई भैया। फिर टाइम टी इज इक्वल टू 2 पे देखो और कम हो गई कंसंट्रेशन। सपोज करो यहाँ पर थी 60, यहाँ फिर 40 हो गई, फिर और देखो और कम हो गई आपकी वैल्यू। टाइम के साथ क्या हो रही है आपकी वैल्यू डिक्रीज, और एक समय बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है आपको। मुझे एक बात बताओ, तो ये क्या हो रही है आपकी, देखो कंसंट्रेशन क्या हो रही है रिएक्टेंट की डिक्रीज। वहीं पे अगर मैं आपको प्रोडक्ट की देखो, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितनी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0। फिर धीरे धीरे टाइम इंक्रीज किया मैंने 1 सेकंड, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। 2 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। फिर एक समय के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और ज्यादा बनने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होता है। तो क्या हो रहा है आपका, सपोज 20 40 60 80, इस तरीके से आपकी क्या हो रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है इंक्रीज। तो आप लिख सकते हो ये ग्राफ किसका, रिएक्टेंट का है, और ये ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का। पहले तो मुझे बताओ ये दो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, और बात समझ में आई हो नहीं है, लेकिन मुझे बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब भैया मैंने एक बार आपको रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, देखो इधर हाँ जी। रुक जाओ मुझे रब करने दो एक बार से। देखो बेटा, जो रिएक्टेंट का जो ग्राफ होता है वो आपका कैसे आता है, देखो इस तरीके से आता है। क्यों आया, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है, तो ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस तरह। ठीक है भैया। आपकी कुछ वैल्यू देखो किसी टाइम पे, ये नीचे क्या आपका टाइम। अब आप चेक करो, देखो ध्यान से सुनना, किसी किसी टाइम t1 पे, ध्यान सुनना, किसी टाइम t1 पे इसकी कंसंट्रेशन c1 है। फिर किसी टाइम t2 पे इसकी कंसंट्रेशन है t2, सॉरी t2 टाइम पे c2 कंसंट्रेशन है। मुझे बताओ यहाँ पे c2 की वैल्यू ज्यादा है c1 की वैल्यू ज्यादा है, C1 की भैया। इस बात से एग्री करते हो। हाँ। अब मैंने आपको बोला कि बताओ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एवरेज रेट निकालो, तो आप क्या बोलोगे रेट ऑफ, आप कैसे निकालोगे इसकी। हाँ भाई
आप कैसे निकालोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। आप कैसे हाँ निकालोगे? भैया, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। जैसे अगर ए से बी का प्रोडक्ट, ए से बी का अगर ये ग्राफ था तो मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ए की कंसंट्रेशन कितनी थी? फाइनल कितनी थी? C2। इनिशियल कितनी थी? C1। C1। T2 फाइनल थी, T1 इनिशियल थी। मुझे ये बताओ ये वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी? नेगेटिव आएगी भैया। नेगेटिव आएगी। तो इस वैल्यू को नेगेटिव ना आए तो इसलिए क्या कर देते हैं हम आगे, क्या मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस से। तो इस पूरे ग्राफ को क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। बात ठीक समझ है में आई? भैया। बात हाँ समझ जी, में आई कि नहीं आई? बताओ जल्दी से। अब सपोज करो यहाँ क्लियर पर है थे भैया। आपके 100 और बाद में आपके बचे 80। अगर ये टाइम था आपका 4, सॉरी ये था आपका 2 और ये था आपका 4, तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए था? देखो लॉजिकली देखो, 80 माइनस 100 करता, टाइम कितना फाइनल? भैया 4 10। माइनस 2 कितना आया? कितना आया? -20 अपॉन 2। कितना आंसर आया आपका? -10। इस माइनस को -10। रेट कभी माइनस हो नहीं सकता, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रिएक्टेंट के केस में? माइनस से। बात समझ में आई? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये आपकी? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ मुझे। आगे भैया। आ गई? चलें आगे। अब देखो ध्यान से आगे, प्रोडक्ट में देखो। प्रोडक्ट का अगर ग्राफ होता कैसा था? प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसा था। भाई देख मोड ना, जो मोड जो आप कह रहे हो पुलकित, जो आप कह रहे हो ना बेटा मोड क्या यूज कर सकते हैं? मोड देखो, आप मैथ नहीं कर रहे हो यहाँ पे। मैथ का कंसेप्ट अलग होता है, फिजिक्स सॉरी केमिस्ट्री में कंसेप्ट अलग हो जाता है। मोड आप कह सकते हो, बात कह सकते हो, बात ठीक है आपकी, जायज है, मैं गलत नहीं कहूंगा, बिल्कुल ठीक है, मोड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, वैसे आप कर सकते हो। लेकिन देखो जो हमारी स्टैंडर्ड है ना उसमें हम नेगेटिव यूज करते हैं, तो हम उसे मना नहीं कर सकते ना। अब देखो इधर, अच्छा एक बात और भी है, चलो मैंने मान लिया मोड लगा सकते हैं। एग्जाम में आपको मोड लगा हुआ नहीं मिलेगा, बुक्स के अंदर कहीं मोड लगा हुआ नहीं मिलेगा आप, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मोड भैया ने तो बताया था मोड, अब इसमें आ रहा है माइनस, तो बुक से कैसे डील करोगे आप? एग्जामिनर नहीं मानेगा इस बात को, ठीक है ना। अच्छा मेरे सामने आप बता सकते हो कि भैया यही मतलब है, लेकिन एग्जामिनर को उस टाइम पे अगर उसने सोचा पता नहीं किस तरह के डंडे लगा रखे, क्योंकि कहीं डिफाइंड नहीं है मोड के बारे में यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है। अब देखो आगे कुछ ग्राफ ऐसा आया। अब मैं आपको बताओ कि भाई डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, प्रोडक्ट पी का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट है, ए से पी में कन्वर्ट हो रहा है हमारा प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पर क्या लिखता मैं? अब किसी टाइम टी पे, किसी T1 टाइम पे C1 कंसंट्रेशन है और किसी टाइम T2 पे C2 कंसंट्रेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये 80 मोल थे, ये 100 मोल थे, ये अगर आपके 2 सेकंड थी, ये 4 सेकंड थी, तो चेक करो क्या आंसर होता है आपका? C2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। मुझे बताओ क्या वैल्यू अब नेगेटिव आएगी? लगता है आपको वैल्यू नेगेटिव आएगी? नहीं भैया। तो इसलिए माइनस से क्या नहीं भैया। मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी हमें? माइनस से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? तो कई बार नहीं भैया। एग्जाम में, मेरे कहने का मतलब क्या है, कई बार एग्जाम में ग्राफ देके आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, उसकी उस कर्व पे वैल्यू चेक कर लो। कई बार आपसे ना ग्राफ दे देंगे और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे, तो आप ऐसे उसे फाइंड आउट करोगे। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। चलें अब आगे, चलें आगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा इंस्टेंटेनियस रेट बोलो या रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरे सिस्टम का हो जाएगा और खाली रेट की बात हो तो किसी प्रोडक्ट की या किसी रिएक्टेंट की हो जाएगी। तो इंस्टेंट का मतलब होता है किसी, देखो इंस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है? एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा। देखो मैंने ग्राफ बनाया किसका? रिएक्टेंट का। मैंने आपको बोला कि देखो बेटा जी ये इस तरीके से ग्राफ बनाया मैंने आपका, ये अगर मैं इंटरवल लूँ किसी टाइम पे
कि टाइम t1 पे आपकी C1 कंसंट्रेशन है, किसी टाइम 2 पे आपकी C2 कंसंट्रेशन है। यहां पर तो इंटरवल हो गया, काफी चेंज हो गया। जब इंस्टेंट की बात, जब किसी सेकंड पे, किसी टाइम पे बात करी जाए, जैसे यहां पर है 2 सेकंड, यहां पर है 4 सेकंड, जब मैं इंटरवल की बात ना करूं, मतलब किसी गैप की बात ना करूं, किसी जो बीच में जो चेंज आता है उस चेंज की बात ना करूं, किसी इंस्टेंट ऑफ सेकंड पे बात कर लूं कि भाई मुझे रेट बताओ 3 सेकंड पे कितना है। जब सिर्फ 3 पे पूछ लिया मैंने, सिर्फ एक इंस्टेंट ऑफ सेकंड पे पूछ लिया मैंने, उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्चुअली यहां पर जो चेंज है ना, जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो जीरो की तरफ टेंड्स करेगी। क्या करेगी? डेल्टा टी की वैल्यू क्या करेगी आपकी, मतलब आप ये कह सकते हो डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन यहां पर जो चेंज है ना, यहां पर जो चेंज इन कंसेंट्रेशन है वो टेंड्स टू जीरो जाएगी। और आपको पता होगा जब वैल्यू चेंज टू जीरो जाए तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग डी की फॉर्म में, डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बताओ मुझे। और इंस्टेंटेनियस हाँ, रेट बिल्कुल। निकालने का तरीका, तो आपसे पूछ रहे इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, तो स्लोप से निकलती है। किससे निकलती है? स्लोप से। इस बात को ध्यान रखना, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अभी तक आप ये लिखते थे ना, a प्लस बी गिव्स आउट c रेज टू पावर c प्लस d रेज टू पावर d। मैं आपको बोलूं कि इसका देखो एक एग्जांपल के साथ, मैंने बोला बेटा एवरेज रेट बताओ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते थे? आपने बोला कि भैया हम तो ऐसे लिख सकते थे, एवरेज रेट में तो हम ऐसे लिखते थे, है कि नहीं? ऐसे लिखते थे एवरेज रेट में। मैं आपको डिस्टिंग्विश इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो बाद में। ऐसे लिख सकते थे, मुझे ये बताओ जल्दी से। बोलो क्या इस हाँ फॉर्म में भैया। लिखना सिखाया मैंने आपको? लेकिन अगर मैं आपको बोलता कि बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो ये चेंज है, जो डेल्टा टी की वैल्यू है, ये फिक्स होगी। ये चेंज जो इंटरवल है वो कहीं ना कहीं जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो हम यहां पर इंस्टेंटेनियस के वक्त हम क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस, इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते थे? रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर लिख रहा हूं मैं, -1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी लिख सकते थे आप। मतलब जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वाला डी, 1 बाई बी डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 बाई सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 डी अपॉन डी डी अपॉन डी टी। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो मुझे ये बताओ। सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा सिंपल, क्योंकि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। जिसे अभी भी दिक्कत है, अब एक दूसरे तरीके से और समझाता हूं। देखो ध्यान सुनना, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो मेरे से कोई ग्राफ दे दिया, देखो ये ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ किसका है? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का। मुझे बताओ पहले तो, रिएक्टेंट का भैया। रिएक्टेंट का। ये मेरा टाइम का। मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताओ, ध्यान सुनना, मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ कितना रेट होगा, रेट बताओ इसका, तो किसी टाइम पे देखो हम स्लोप, जैसे सपोज करो इस इस पॉइंट पे मेरे को रेट बताना इंस्टेंटेनियस, तो मैं यहां पर स्लोप ड्रॉ करूंगा। पर स्लोप क्या होती है? हाँ बेटा जी, स्लोप सिंपली क्या कह सकता हूं स्लोप के बारे में मैं? तो आप लिख लो इसे, इंस्टेंटेनियस हाँ टेन थीटा बेटा, वही वही वही, ठीक है। एक सेकंड में कुछ बता रहा था। यहां पर आप डेल्टा टी, यहां पर डेल्टा एक्स की चेंज इन कंसेंट्रेशन एक्स, तो आप टेंजेंट थीटा निकाल लोगे किसी भी पॉइंट पे। मैं लिखवा दूंगा इस बात को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? लिख लो इसे, इट इज द स्लोप ऑफ कर्व, इट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व मतलब आप इसे नीचे एक्सटेंड करोगे। मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो तो, मैंने आपको एक बात बोली थी बेटा उस टाइम पे भी, कि केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं जिसमें स्लोप ही स्लोप निकालनी है। याद है मैंने आपको उस टाइम पे सिखाई थी स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है।
ये तो ऑफलाइन क्लास में बताई थी। हाँ भैया। मुझे बताओ इस कर्व का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है नेगेटिव, मुझे ये बताओ। नेगेटिव है भैया। नेगेटिव कैसे निकाला? क्योंकि जो एंगल है वो कैसा हमारा ऑब्ट्यूज है। कैसा है? ऑब्ट्यूज। तो अब स्लोप Obtuse। कैसे निकालते हो? स्लोप क्या होता है? सिंपली एम, और एम क्या होता है आपका? टेंजेंट हाँ थीटा। भैया। टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर बाय वैल्यू क्या ले बेस। सकता हूँ मैं? डेल्टा एक्स। नीचे क्या लिखता हूँ? डेल्टा टी। स्लोप कैसी है? नेगेटिव। तो कैसी वैल्यू आ जाएगी आपकी? नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई जल्दी से। शशिकांत क्लियर है भैया। क्लियर है? बोलो जल्दी से। तो लिखना चाहते हो तो लिख लो एक बात इसके बारे में, इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछेगा, आज तक कभी नहीं पूछी गई, ईमानदारी से बता रहा हूँ कभी नहीं पूछी गई ये डेफिनेशन वगैरह। लेकिन लिखना चाहते हो तो लिख लो एक बार जल्दी से। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, कई बार कोई पूछ ले तो लिख लो। इट इज द डिफाइंड एज दी, इसे सिंपली ना ऐसे भी लिख सकते हो, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इंटरसेप्ट अलोग, इंटरसेप्ट अलोंग। इसे क्या बोलते हैं? इस वाली पोर्शन क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं ना इसे, ऑर्डिनेट। नीचे वाली साइड को क्या बोलते हो? हाँ भाई नीचे वाली साइड को क्या बोलते हो? वाई एक्सिस को क्या बोलते हो आप? सॉरी एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो आप? एब्सिस का। एब्सिस का। ठीक है, लिख लो जो भी स्पेलिंग आपकी, स्पेलिंग देख लेना जो भी है आपकी, एब्सिसा लिख लो। तो इट इज डिफाइंड एज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, दोनों में निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। अरे अरे यार, प्रोडक्ट एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो लिख लो इसे सिंपली, इसे हम dx बाई dt की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। तो कोई आपसे डेल्टा क्या है? एवरेज। हाँ भाई माइनस भी आएगा अगर, देख ध्यान सुन मेरी बात, मैं इसको सिंपली ये ले, मैं इस ग्राफ के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। ये लो मैं जनरल की फॉर्म में लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर। जनरल है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगी। रिएक्टेंट था तो इसलिए नेगेटिव आई, क्योंकि हमारी रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ओवरऑल उस नेगेटिव को हमें काउंटर करने के लिए हमें नेगेटिव लगाना पड़ता है, रेट नेगेटिव ना आए। करें कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर? एक मिनट भैया लिखने दो। तो सिंपली कोई आपसे पूछे ना कि कैसे निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करना सिंपली, कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो सिंपली वी ड्रा दी टेंजेंट ऑन द कर्व। अच्छा यहीं पे मान लो प्रोडक्ट का निकालना हो तो कैसे निकालते? ये लो प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे आता किसी भी पॉइंट वगैरह यहाँ पर, तो इसको क्या करते हैं आप? देखो इस तरीके से आप कर्व ड्रॉ कर देते हैं आप यहाँ पर इसका। तो एंगल कैसा है इसका? इसका कैसा है आपका? इसका स्लोप कैसा है आपका? पॉजिटिव है। तो सिंपल ध्यान रख सकते थे। देखो अब ध्यान सुनना, अब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। कोई ज्यादा ग्राफ के ऊपर एस सच नहीं आते, आता है एक बार क्वेश्चन आया था पिछले से पिछले, शायद आपका सैंपल पेपर में था क्वेश्चन ऐसा कुछ, उसमें आपको सिंपली ग्राफ दे रखा था, ग्राफ से एवरेज निकाल रखा था कि आपको कि ग्राफ भी आपको देखना आता नहीं आता, जो C2 माइनस C1 नहीं करे थे हम, कि ग्राफ देके C1 C2 पे वैल्यू दे रखी थी, उन वैल्यू को निकालना सिंपल। चलो एक क्वेश्चन बताना मेरे को, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फॉर ए रिएक्शन, for a reaction reactant to product, the concentration of reactant changes from 0.03 molarity to
to 0.02 molarity in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction. Calculate the average rate of reaction. लेकिन ध्यान रखना क्या पूछा, यूजिंग टाइम इन बोथ सेकंड एंड मिनट, कि आपको दोनों में निकालना रेट, सेकंड में भी और मिनट में भी। एक बार मिनट में निकाल के दिखाओ, एक बार सेकंड में, इसने ये बोला। सिंपल करके दिखाऊं या करोगे एक बार? हाँ बेटा, अभी क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, दोबारा कनेक्ट कर लो एक बार। जीरो पॉइंट 0004 है। मिनट में दोबारा बोलो। 0.0 0.0004। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इनिशियल टाइम क्या होगा बेटा? 0 होगा। इसने सिंपल क्या बोला? 25 मिनट में। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। इसने बोला 25 मिनट में। देखो, आप चाहे 1 घंटे बाद अपनी रिएक्शन देखनी शुरू करी हो, चाहे 2 घंटे बाद, इसने बोला कि जब मैंने 25 मिनट, इसने 25 मिनट का इंटरवल दिया है कि मैंने जब शुरू करी देखनी तो 0.03 थी रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बाद में 25 मिनट बाद 0.02 हुआ। तो आपके लिए जो इंटरवल है, जो गैप है, वो 25 मिनट का हो जाएगा ना। ठीक है पुलकित? देखो इधर कैसे निकालोगे? एवरेज रेट क्या होता है? माइनस डेल्टा, अगर मैं रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में बात करूं, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है? फाइनल कितनी है? 0.02 माइनस 0.03। टाइम कितना चेंज हुआ? 25। शुरू में 0 मान लेंगे, या फिर एक काम करो 25 माइनस 0 कर लो, एक ही बात है, या डायरेक्ट 25 पुट कर दो मिनट में। लेकिन इससे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.01 अपॉन 25। इसे सॉल्व करोगे, ये आंसर आएगा आपका 0.0004 मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी लिख दिया है, मिनट इनवर्स। देखो ध्यान से सुनना, अभी तक मोलैरिटी की जगह हम क्या लिखते थे? मोल पर लीटर, और मिनट क्या हो जाता है? मिनट। तो ये भी आपकी यूनिट कहला सकती है, क्योंकि मोल पर लीटर ही क्या होता है? मोलैरिटी। बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो दोनों यूनिट सेम है। ये क्वेश्चन आपका आ गया और मिनट में भैया आंसर। सेकंड के हाँ बताओ सेकंड में। लेकिन अगर आपने इफ, हाँ बोलो। 6.66 into 10 raised to the power minus 7। 6.66 इंटू 10⁻⁻7। यहां गड़बड़ करिए कुछ, 10⁻⁻6 आना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते थे वैसे? इसी को आप 4.4 इंटू 10⁻⁻4 मोलरिटी मिनट इंटरवल्स, एक ही बात। अगर सेकंड में निकालना होता तो क्या करते आप लोग? एवरेज रेट कैसे निकलता? यही होता फॉर्मूला, बस टाइम को किस में कन्वर्ट कर देते आप लोग? मिनट में। माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइड बाय 25 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर कितना आता है? ये 0.01 डिवाइड बाय 1500। इसे सॉल्व करना, आंसर आएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोलैरिटी। लेकिन अब की बार किस में कन्वर्ट कर दी मैंने? सेकंड में।
नोट कर लो बेटा। बोलो भाई। भैया इसी में ऊपर वाले को भी कर सकते हैं थे ना? क्या? ऊपर मिनट इनवर्स में है और नीचे सेकंड में, तो वहां से कर सकते हैं। हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल ठीक आ जाता, वही आ जाता आंसर, कोई दिक्कत नहीं थी। यही है। हाँ यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। अलग से करना चाहो अलग से कर दो, सेम करना चाहो सेम में कर दो। बोलो भाई, हो जाएगा? कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स कैसे आया? डिवाइड कर कितना आएगा? बस यही तो आ रहा है आंसर, ठीक है मैंने चेक कर लिया। हाँ यही है भैया। यही है, ठीक आ रहा है। देखो एक बार दोबारा से चेक करना दोबारा से। अब देखो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान ना कोई बच्चा मिस ना करे। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट फैक्टर जो बेटा जो आपको फैक्टर डिटरमाइन करेगा, एक तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो ज्यादा रिएक्ट करेगा, कम है तो कम रिएक्ट करेगा। थर्ड है टेम्परेचर, इसको तो हमें डिटेल में डिस्कस करना है, इसको तो अगर सिलेबस से ये कट गया तो ज्यादा डिटेल में है नहीं तो ये हमारा पूरा डिटेल में डिस्कस करना है हमें वैसे भी। फिर नेक्स्ट है सरफेस एरिया, काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। एक रीजन ये है क्योंकि इसे हमें सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में तो पढ़ना ही पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री में भी डील करना है इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, क्योंकि सरफेस आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अगर सिलेबस से कट गया तो अलग बात है, नहीं तो इसको भी डिटेल में डिस्कस करना है हमें। अभी यहां पर सिर्फ हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म एक जनरल वे में पढ़ेंगे, सिर्फ यहां पर प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपके फैक्टर होंगे जिन पे डिटरमाइन करेगा। तो वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहला है फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, सॉलिड आसानी से रिएक्ट करेंगे या लिक्विड गैस आसानी से रिएक्ट करेंगे? मुझे एक बात बताओ, सोच के देखो। यस। क्यों? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, आसानी से एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। देखो बेटा एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर जो हम रेट की बात कर रहे होते हैं ना, यहां पर ना एक थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, हम पढ़ेंगे यहां पर। बहुत सारी थ्योरी थी, उसमें से एक थ्योरी का नाम था कोलिजन थ्योरी। वो थ्योरी आपको ये कहती है कि कोई रिएक्टेंट या कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कितने टकराते हैं। क्योंकि देखो उसने ये बोला था कि जब तक कोई, देखो ध्यान सुनो, इसने बोला दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के, एक ए दूसरा भी ए। इसने बोला अगर ये अलग अलग पड़े रहेंगे रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको आपस में रिएक्ट करने के लिए दूसरे साथ टकराना पड़ेगा, सिर्फ उड़ाने पड़ेंगे एक दूसरे साथ, सिंपल सी बात है, तभी जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उसे बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। और ऐसा नहीं कि अपने आप रिएक्ट करने वाले, इनको कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिएगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो गैस होंगे तो उनके पास थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है, वो आपस में हिल डुल सकते हैं तो ज्यादा रिएक्ट करेंगे। तो नेचुरल देखो, अच्छा दूसरी बात, ये फैक्चुअल है, हमने देखा है। जैसे हमने एक रिएक्शन करी NO प्लस O2, रिएक्शन करके देखी क्या हुई, 2NO2। यहां पर दोनों गैस थे, ये रिएक्शन हमने देखी बहुत फास्ट होती है, मिली सेकेंड में हो जाती है। लेकिन वहीं पर CO प्लस O2 काफी स्लो रिएक्शन है, सारी चीजें गैसेस में है,
लेकिन फिर भी अगर हम बोलते हैं कि देखो ये भी गैस फिर भी स्लो है, तो एक पॉइंट लिख लो यहां पर सिंपल, कई बार कोई पूछ ले, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल in the rate of reaction. For collision लिख लो, for collision free intermixing of reactant is necessary. Therefore, gases and liquid intermix easily and thus affect the rate of reaction. एक बात और भी है, कोई दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है हेट्रोजीनस, एक होता है होमोजीनियस। हेट्रो मतलब बताया था मैंने सॉल्यूशन के अंदर भी, हेट्रोजीनस सिस्टम में कोलिजन इतनी इफेक्टिव नहीं होती, कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट नहीं होता। कोई नहीं पूछेगा इसको भी, कभी कभार पूछ लेते, कभी कभार एक बार दो बार कभी आया हुआ क्वेश्चन कि कोई भी दो फैक्टर बता दो जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं, सिंपल। तो कोई, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। नोट करो, नोट करा बेटा? एक मिनट भैया। मैंने आपके भैया को मैसेज कर दिया, 5 मिनट बाद लिंक भेज देंगे, अभी क्लास कंटिन्यू रखना, ठीक है? मैं ये टॉपिक आज खत्म करना चाह रहा था, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए तो क्लास सारे अटेंड रखेंगे, कोई जाएगा नहीं। मैंने मैसेज कर दिया भैया के पास आपके। भैया भाग गए सारे? कितने रह गए? चलो जितने भी हैं कर रहा हूँ मैं टॉपिक, वीडियो देखने के भैया? बाद। हाँ बोलो। जो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम वाली लाइन लिखी है, इसमें लास्ट में होमोजीनियस सिस्टम ही हाँ, इन आएगा। होमोजीनियस सिस्टम है, सो इन होमोजीनियस सिस्टम इज मोर इफेक्टिव, सो इफेक्टिव इन होमोजीनियस सिस्टम, तो होमोजीनियस में ज्यादा इफेक्टिव होती है। सेकंड देखो बेटा, सेकंड पॉइंट है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा एक बात ध्यान रखना, जितनी ज्यादा रिएक्शन, इसको सिंपल लिख लो, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी, ध्यान सुनना, जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, उतनी ज्यादा रेट होगा। इसे हम प्रूव भी करेंगे जब इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? पढ़ेंगे मतलब जब हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर पढ़ने रेट ऑफ रिएक्शन के, लेकिन चाहे ऑर्डर कोई सा भी, ध्यान सुनो, चाहे ऑर्डर कोई सा भी हो, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ जनरली रेट इंक्रीज होती है, जनरली, हमेशा नहीं लेकिन जनरली, डिक्रीज कभी नहीं होती लेकिन, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इसका रिलेशन अलग अलग होता है, ध्यान रखना। जनरली छोड़ो 100%, टेम्परेचर जब भी आप इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होगी ही होगी। क्यों होगी इंक्रीज?
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कोलिजन ज्यादा होंगे। सोच के देता हूं मुझे, जब टेम्परेचर कम होगा तो कोलिजन कम होंगे ज्यादा होंगे, बताओ। जब टेम्परेचर कम होगा तो कोलिजन ज्यादा या कम? हाँ बेटा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होंगे या कम होंगे, बताओ जल्दी से बेटा, बोलो अंकुर, आवाज आ रही बेटा? हमेशा हाँ हाँ भैया भैया, तो मुझे बताओ, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा। ज्यादा होगा तो भैया, रेट ज्यादा होगा कम होगा? ये तो ज्यादा। हाँ, तो इसमें ज्यादा। एक पॉइंट लिख लेना। लेकिन हमने एक बात और भी देखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन becomes almost double for every 10 डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, मतलब 10 डिग्री का अगर चेंज है, चेंज की बात करें तो केल्विन में होता है राइज इन टेम्परेचर। क्या मतलब है? अगर एक रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, उसकी अगर रेट ऑफ रिएक्शन है 20 मोल पर लीटर पर सेकंड है, सपोज करो उसकी 50 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मोल पर लीटर पर सेकंड है। अगर इसका टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री से इंक्रीज कर दिया तो हमने क्या देखा, जो रेट है ना वो डबल हो जाता है, लगभग डबल मतलब 100 हो जाएगा आपका। आपने 10 डिग्री और इंक्रीज कर दिया तो ये 200 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब हर 10 डिग्री के इंक्रीज करने पे ये देखा गया है कि जो रेट है ना वो डबल हो जाता है हर 10 डिग्री के चेंज पे। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बोलो। भैया इसकी लिमिट भी है या बढ़ते जाएगा? क्या बेटा लिमिट? नहीं, इसकी लिमिट है, एक टाइम के बाद हो सकता है कि मोलिक्यूल्स टूटने लग जाए, तो बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन लगभग केसेस में एक समय के बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा रेट की। सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट भी तो साथ के साथ डिक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो दोनों फैक्टर में लेना पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्टेंट को सरफेस चाहिए जहां पर वो रिएक्ट करने वाला है, वो ज्यादा या कम है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सरफेस का मतलब जिस चीज पे आप रिएक्शन कर रहे हो। अब अगर आपको आइडिया हो तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। वहां पर मैंने बताया था प्लेटिनम, प्लेटिनम निकल, जितना ज्यादा सरफेस प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा रेट होगा, क्योंकि उतना ज्यादा सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल सी बात, जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तो ज्यादा आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो इसको भी लिख लेना, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का तो होता ही नहीं है, रिएक्टेंट को रिएक्ट करना होता है। जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया रिएक्टेंट को प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो आप सिंपली लिखोगे, ऑन इंक्रीज इन सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, सिंपली। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बेटा देखो, जनरली जो कैटलिस्ट होता है उनका काम होता है रेट को इंक्रीज करना। जनरली ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। लेकिन हमारे सिलेबस में दोनों टाइप के कैटलिस्ट हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी है। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, और नेगेटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। लेकिन अगर ना बोला जाए तो हमेशा इंक्रीज ही बोला जाता है। लेकिन कैटलिस्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, नाम होता है एग्जाम में आता है व्हाट आर पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्या बोलोगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई भैया। नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ लाइट। जैसे कई बार रेडिएशन भी बोल देते हैं। देखो एग्जांपल के साथ समझाता हूं, लास्ट पॉइंट है। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में अगर लाइट एब्सेंट हो तो मुझे बताओ रिएक्शन क्या होगी? अगर सन को आप लाइट ही ना दो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला CO2 प्लस H2O, यहां पर अगर मैं सनलाइट प्रोवाइड नहीं करूंगा ना तो रिएक्शन कभी नहीं होगी, चाहे कितनी CO2 दे दो, कितना ही पानी दे दो आप। जब तक आप लाइट नहीं दोगे, क्या नहीं दोगे, यहां पर सनलाइट नहीं दोगे, रिएक्शन नहीं होने वाली। सुना ऐसा कुछ फोटोसिंथेसिस में? सुना कुछ ऐसा बेटा? हाँ भैया। है ना? तो कई बार जो रिएक्शंस होती हैं वो लाइट के द्वारा भी इंक्रीज कर दी जाती है। तो सिंपली लिख लेना फोटोकेमिकल, लिख लेना फॉर फोटोकेमिकल। लेकिन ये कब होगा? जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी जो लाइट की प्रेजेंस में होगी, सिर्फ उनके लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन में लिख लेना द
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा, लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्योंकि मैंने ये चाह रहा था कि रिफ्लेक्टर से इफेक्टिंग हमारे आज कंप्लीट हो जाए, ताकि कल से हम नया टॉपिक शुरू कर ले, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, पूरा लेक्चर पी जाएगा वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। रेट लॉ हमें कल से डिस्कस करेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो जरूर अटेंड करना, कोई मिस ना करे। भैया Okay, लास्ट वाला बोलना। लाइट बेटा, आपसे कोई पूछे ना इफेक्ट ऑफ लाइट क्या है, तो आप ये बोलोगे कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ध्यान सुनना, ऐसी लाइट नहीं जो बिना लाइट के हो जाए, जैसे कोई सिंपल है जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां काम नहीं करेगा ये पॉइंट। जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं, उनके लिए जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा डार्क लाइट मतलब जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, आई होता है, हम इंटेंसिटी नोट करते हैं, फोटोन्स की जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो सिंपली जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, सिंपल। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सैचुरेशन हर एक चीज में होती है आपकी यहाँ पे। ठीक है बेटा, ओके, हाँ जी। गुड इवनिंग।